नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एशियन बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक के तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शाहिद खाकान अब्बासी का तवानाई के शोबे से मुतालिक इजलास से खिताब। देहातों में सफाई सुथराई में इजाफा हुआ है, मोदी। वोल्वो कार्स और गेली के दरमियान जॉइंट वेंचर पर दस्तखत। साल 2020 तक तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान को गैस फराहम करेगा। श्रीलंका से 251 भारतीय माहीगीरों और 42 कश्तियों की रिहाई। नई जापानी वर्चुअल गेम आलमी मार्केटों में धूम मचाने को तैयार। कराची से खानपुर तक रेलवे ट्रैक की बहाली का मंसूबा मुकम्मल। चीन के साथ सरहदी तातुल जंग के जरिए नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है, सुषमा स्वराज। आवाम की सहूलत के लिए ATMs की तादाद बढ़ाई जाएगी, स्टेट बैंक। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदामात जारी हैं और पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शाहिद खाकान अब्बासी ने इस अज़म का आदा किया है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए तेज़ी से इकदामात जारी हैं और हमारी तवज्जो पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने पर मरकूज है। उन्होंने ये बात मंगल को वज़ीर आज़म ऑफिस में तवानाई के शोबे के बारे में इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर उन्हें तवानाई के शोबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बिजली आबिद शेर अली, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम जाम कमाल और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। सेक्रेटरी पावर डिवीजन और सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन ने वज़ीर आज़म को तवानाई के मंसूबाजात और लोड मैनेजमेंट प्लान के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों में काम की मुनासिब तकसीम की वजाहत करते हुए कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के लिए अहमियत का हामिल मामला है। आबी वसाइल के बेहतर इंतजाम और इससे मुतालिका मसाइल से निमटने के लिए आबी वसाइल की एक अलग वजारत जरूरी थी। तवानाई की नई वजारत की तश्कील के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम और बिजली के शोबे के दरमियान फायरवॉल दूर करना जरूरी था, जो बसूरत दीगर पाकिस्तान में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के मुश्तरका मकसद से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की कि थर्मल पावर वसाइल के इस्तेमाल में कमी के लिए रोड मैप तश्कील दिया जाए और इसके बजाय तवानाई की पैदावार के लिए कुदरती गैस और मुल्की कोयले पर तवज्जो मरकूज की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत मुल्की तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए वसाइल के मुतवाजन इस्तेमाल के लिए कोशां है। हर कोयले के ज़खायर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए ताकि सार्फिन को अर्जा तवानाई फराहम हो। वज़ीर आज़म ने आबी वसाइल डिवीजन को हिदायत की कि आबी ज़ख़ीरे के मंसूबाजात के लिए मंसूबाबंदी पर काम तेज किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूहानी रहनुमा दादा वसवानी की 99वें सालगिरह के मौके पे कहा कि देहाती सतह पर सफाई सुथराई में 70% इजाफा हुआ है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि देहाती सतह पर हिफ्ज़ान सेहत तक बेहतर रसाई के साथ सफाई सुथराई में 70% इजाफा हुआ है। मोदी ने इन ख्यालात का इजहार नई दिल्ली में रूहानी रहनुमा दादा वसवानी की 99वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए किया। मोदी का कहना था कि क्लीन इंडिया मुहिम मुल्क में तरक्की कर रही है और देहातों में वसी पैमाने पर तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्लीन इंडिया मिशन के बैनर तले शहरियों में बेहतर हिफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को मुल्क भर में सफाई मिशन का इफ्तिताह किया था। इस हवाले से मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान देश में अनेक जन आंदोलन की तरह आज आगे बढ़ रहा है। 2 अक्टूबर 2014 जब ये अभियान शुरू किया गया था तो देश में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% से भी। भारत के तरक्की पजीर इलाके और शहर कचरे से भरे हुए हैं, जो कि वसी पैमाने पर शहरी नकलो हमल, नाकिस शहरी मंसूबाबंदी और फुजला जाया करने के नाकाफी निजाम के नताइज हैं। दरिया और झीलें भी गंदगी और सनती मादों के बाइस आलूदा हैं। खैराती तंजीम वाटर एड के मुताबिक 1.2 बिलियन लोगों का तिहाई से भी कम हिस्सा हिफ्ज़ान सेहत तक रसाई रखता है और 5 साल से कम उम्र के 1,86,000 बच्चे हर साल गैर महफूज पानी और नाकिस सफाई सुथराई के बाइस डायरिया जैसी बीमारियों से हलाक होते हैं। दरिया असना वसवानी ने मुल्क के वजीर आज़म के तौर पर मोदी के 3 साला दौर में मुस्बत तब्दीलियों की तारीफ की, जिसमें उन्होंने पीपल्स मनी स्कीम और मेक इन इंडिया स्कीम समेत मुतादिद फलाह बहबूद की स्कीमें मुतारिफ कराई। इस हवाले से दादा JP वसवानी का कहना था, अपने जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया जैसे योजनाएं चलाई हैं
और इनका प्रभाव भी दिखाने दे रहा। उस्मानी आलमी सतह पर एक मकबूल इंसान दोस्त, फलसफी, मौलम और गैर फिरका वाराना रूहानी रहनुमा हैं। उनकी सालगिरह ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के तौर पर मनाई जाती है, जहां तमाम उम्र और ग्रुप के लोग एक दूसरे की गलतियों को माफ करके पुरसुकून लम्हा मनाते हैं। स्वीडन की कंपनी वॉल्वो कार्स गिली ब्रांड के साथ इंजन टेक्नोलॉजी का इश्तिराक करेगी, जिसके लिए दोनों कंपनियों के दरमियान ज्वाइंट वेंचर पर दस्तखत हो गए हैं। ज़ीजियांग गीली होल्डिंग ग्रुप के यूनिट स्वीडन वॉल्वो कार ने गीली ब्रांड की गाड़ियों के लिए दस्तयाब इंजन टेक्नोलॉजी बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इकदाम दोनों कार साजों के दरमियान ताल्लुकात गहरे करेगा, जो कि तीसरे ब्रांड लिंक एंड कंपनी के जरिए पहले से ही टेक्नोलॉजी का इश्तिराक करते हैं। गेली और वॉल्वो ने जनूब मशरकी चीन के शहर निंगबो में मुनक्किदा तकरीब में 2 ज्वाइंट वेंचर्स पर दस्तखत किए। इस हवाले से गेली के सदर एन कोंगहुई का कहना था, 具有非凡的意义。这是中国汽车品牌与国际领先的汽车品牌首 एक मुआहदा टेक्नोलॉजी के इश्तिराक और कोऑपरेटिव खरीदारी के लिए, जबकि दूसरा नए इफ्तिताह किए गए लिंक एंड कंपनी के लिए है। वॉल्वो 2.0 लीटर टर्बो चार्ज इंजन का इश्तिराक करने की तवक्को कर रहा है और गेली ब्रांड की गाड़ियों को मुश्तरका व्हीकल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा, जिसे वॉल्वो और लिंक एंड कंपनी की जानिब से मुश्तरका तौर पर कायम किया गया था। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक साल 2020 में तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान को गैस की फरहमी शुरू हो जाएगी। ज़राए वज़ारत तेल और कुदरती वसाइल के मुताबिक तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान को गैस की फरहमी 3 साल बाद शुरू हो जाएगी। ये गैस तापी पाइपलाइन के जरिए फराहम की जाएगी। बयान में कहा गया है कि तापी पाइपलाइन की तामीर की राह में तमाम रुकावटें दूर कर ली गई हैं। वज़ारत तेल और कुदरती वसाइल का कहना है कि अब तुर्कमानिस्तान अपने मुल्क की हुदूद में पाइपलाइन की तामीर खुद करेगा, जबकि अफगानिस्तान में पाइपलाइन मुश्तरका तौर पर तामीर की जाएगी। ये मंसूबा 2020 तक तकमील को पहुँचेगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान को इसी साल से गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का कहना है कि हुकूमत ने 2017 में श्रीलंका से 251 माहीगीरों और 42 कश्तियों की रिहाई हासिल की। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में बताया कि हुकूमत ने श्रीलंका से 251 माहीगीरों और 42 कश्तियों की रिहाई हासिल कर ली। इस हवाले से सुषमा स्वराज ने कहा, हमारे श्रीलंका के हाई कमिश्नर के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण 10 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी का रिमांड होने के बावजूद हमने उनको 28 जुलाई को छुड़वा लिया। एक आंकड़ा मैंने दिया है 2017 का 251 फिशरमैन को और 42 बोट्स हम लोग छुड़वा कर लाए हैं। दोनों ममालिक से माहीगीर अक्सर मछली की तलाश में गैर हदबंदी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की खिलाफ वर्जी कर देते हैं, जो कि उनकी गिरफ्तारी और कैद का बाइस बन जाता है। स्वराज ने ये बयान भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु, जो कि श्रीलंका के साथ साहिल का इश्तिराक करता है, में भारतीय माहीगीरों की हिफाजत और गिरफ्तार माहीगीरों की रिहाई के लिए विफाकी हुकूमत की मदाखलत के लिए बढ़ते हुए शोर के पस मंजर में दिया। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीलंका से माहीगीरों की गिरफ्तारी पर भारतीय खदशात पर मुसलसल जोर दे रहे हैं। वजीर ने ऐवान को मुत्तला किया कि कोलंबो की जानिब से गिरफ्तार 7 माहीगीर गुज़िश्ता माह रिहा किए गए। स्वराज ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के पानियों में माहीगीरों के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालने के लिए गहरे पानी में माहीगीरी की हौसला अफजाई का फैसला किया है। इस हवाले से वजीर खारजा का मजीद कहना था, तो ये जो डीप सी फिशिंग का एक माध्यम हम लोगों ने अपनाया है, ये 3 वर्षों में जब समाप्त हो जाएगा तो इसका स्थायी हल हो जाएगा। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं JWGI पे 2+2 इनिशिएटिव क्या था? पहली बार फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर भारत के और फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर श्रीलंका के दिल्ली में बैठे और वहाँ ये तय किया कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ जा रहे हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए दोनों देशों के फिशरीज मिनिस्टर हर 6 महीने पर मिलेंगे। भारतीय माहीगीरों की गिरफ्तारी अक्सर तमिलनाडु में मुजाहिरों का बाइस बनती है और बल्कि 2014 भारतीय पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम में ये इलाकाई मसला बन गई थी। जापान में वर्चुअल रियलिटी तवज्जो हासिल कर रही है, जिसके बाद जापान की नई वर्चुअल गेम आलमी मार्केटों में धूम मचाने के लिए तैयार है। जापान में वर्चुअल रियलिटी तफरी और खिदमाती शोबों में वसअत बढ़ाने वाली कंपनियों की तादाद में इजाफे के साथ तवज्जो हासिल कर रही है। ये तफरीही आर्केड खेल वर्चुअल रियलिटी मशीन है, जो कि न सिर्फ बसरी बल्कि ऑडिटरी सेंस को मुतहरिक करती है। ये इंसान के 5 हवासों के मुतहरिक करने के लिए
خوشبو اور احساس کو بھی شامل کرتی ہے۔ اس میں حسی افعال کی متعدد اقسام ہیں جن میں حرکات کا احساس پیدا کرنے کے لیے 3D ملٹی فنکشنل سیٹ، حقیقی احساس کی تخلیق کے لیے فریگننس فنکشن، غیر متوقع حیران کن اشیاء کی تخلیق کے لیے ٹچ فنکشن، ونڈ موشن فنکشن جو کہ آنکھوں کے کھلنے سے پہلے خلا کا احساس پیدا کرتا ہے، ماحول میں درجہ حرارت میں تبدیلی کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہاٹ اینڈ کولڈ فنکشن، اور آب و ہوا میں بارش یا نمکیات کا احساس پیدا کرنے والا مسٹ فنکشن شامل ہے۔ اس حوالے سے کوئی ٹیکمو ویو کمپنی لمیٹڈ میں آرکیڈ گیمز بزنس ڈویژن کے مینیجر نورسوگو مسوڈا کا کہنا تھا،スタイリッシュで利便性が高い筐体になっておりまして、中のソフトが発売に応じて更新ができる作りになっております。کمپنی عالمگیر سطح پر ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے تفریحی آرکیڈ کاروبار میں نئی مارکیٹیں قائم کرنے اور نئے مواقع کی تلاش میں تقریباً 1000 مشینیں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ سیاحت کے لیے پرکشش مقامات بھی سیاحتی عوامل کو استعمال کرنے کے لیے ورچوئل ریئلٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوٹو میں مقامی مواد تیار کرنے والی کمپنیوں نے جاپان کے مقبول سیاحتی مقام کیوٹو کے لیے منفرد ورچوئل ریئلٹی مواد تیار کیے ہیں۔ سیاحتی توجہ کی ورچوئلائزیشن کے باعث باغات، فیسٹیول اور مختلف موسموں کے ورچوئل تجربات ممکن ہیں۔ یہ سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس حوالے سے اسکیلیٹن کریو اسٹوڈیو کارپوریشن کے CEO مشاہیکو موراکامی کا کہنا تھا،現実空間のデータを取得してそちらを VR に生かすことで、VR にいながらにして現実空間のデータにアクセスすることが可能ですので、様々な転用が可能になっていると思います。آپ ماضی میں قلعے میں ہونے کے احساس سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، حالانکہ VR گیم جو کہ ادو مدت میں قلعے کے اسٹیج کو پیش کرتی ہے اب موجود نہیں رہا۔ یہ نئی ٹیکنالوجی سیاحوں کے تجربے کو مزید مزیدار اور دلچسپ بنائے گی۔ کراچی سے خانپور تک ریلوے ٹریک کی بحالی کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد ٹریک پر ٹرین کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلویز محمد جاوید انور کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹرز آفس میں تقریب منعقد ہوئی۔ ٹریک کی بحالی منصوبے میں اہم کردار ادا کرنے اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلویز نے ایڈیشنل جنرل مینیجر انفراسٹرکچر ہمایوں رشید، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹریک ریہیبلیٹیشن ملک محمد انور خان، FA اینڈ CEO ڈاکٹر محمد سعید، چیف انجینئر اوپن لائن ظفر اللہ کلوڑ کو تعریفی شیلڈز بھی دیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلویز محمد جاوید انور نے کہا کہ یہ قومی ادارہ اپنی بحالی اور ترقی کی منازل تیزی سے طے کر رہا ہے۔ پاکستان ریلویز کو اپنے افسران پر فخر ہے جو محنت اور دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ سرحدی تعطل جنگ کے ساتھ نہیں بلکہ دو طرفہ مذاکرات کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ سرحدی تعطل جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے سشما سوراج کا کہنا تھا، یدھ کی تیاری تو ہوتی ہے تبھی تو سینا ہوتی ہے، ورنہ کوئی دیش سینا کیوں رکھے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی سمسیا کا سمادھان یدھ سے نہیں نکلتا، یدھ کے بعد بھی سنواد کرنا پڑتا ہے تب نکلتا ہے۔ یدھ اپنے آپ میں سمادھان نہیں دیتا۔ بھارت کی پہاڑی ریاست سکم کے قریب ڈوکلم سطح مرتفع جس کے ساتھ چین کی سرحد ہے پر تعطل نے ایٹمی مسلح پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ دونوں ممالک 3500 کلومیٹر فرنٹیئر کا اشتراک کرتے ہیں جس کا بڑا حصہ متنازع ہے۔ ڈوکلم میں تعطل پر حکومت کے رد عمل کا مضبوطی سے دفاع کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ حکومت صرف چین کے ساتھ ڈوکلم پر مذاکرات ہی نہیں بلکہ دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا، ڈوکلم پر نیگوشیٹ نہیں کر رہے کیول، ہم بائیلیٹرل ریلیشنز پر بات کر رہے ہیں چین کے ساتھ۔ پورے کے پورے سمبند جو ہیں سمگرتا میں ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور حل بھی اسی سے نکلے گا۔ تو جہاں تک آرتھک کشمتا کا سوال ہے، جو دیش ہمارا بہت بڑا یوگدان اور سہیوگی بنے ہوئے ہیں اس میں چین ایک بہت بڑا دیش ہے، اس لیے اکیلا ڈوکلم معاملہ نہیں ہے۔ اگر بائیلیٹرل ریلیشنز پر ان سے چرچا ہوگی تو نشچت طور پر سمادھان نکلے گا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت چین کی سرحد کے ساتھ امن اور سکون پر یقین رکھتا ہے، جو کہ دو طرفہ تعلقات میں ہموار ترقی کے لیے اہم شرط ہے۔ 2 جولائی کو چین نے ڈوکلم علاقے میں بھوٹان کے ساتھ جاری سرحدی تنازع پر بھارت کی مداخلت کو مسترد کیا اور دوبارہ نئی دہلی کو غیر مشروط طور پر واپس آنے اور تقریباً 2 مہینے سے جاری تعطل کو ختم کرنے پر زور دیا۔ چین نے الزام لگایا ہے کہ بھارت کی بھوٹان کے علاقائی دعووں کی حفاظت کے بہانے علاقے میں مداخلت نے نہ صرف بیجنگ کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ بھوٹان کی خود مختاری اور آزادی کو بھی چیلنج کیا ہے۔ ڈوکلم میں تعطل میں بھارت اور چینی افواج بند ہیں اور دونوں اطراف کی جانب سے علاقے میں اضافی فوجوں، گولہ باری اور فوجی سامان منتقل کر دیا گیا۔ یہ تعطل انڈیا آرمی کی جانب سے چینی فوج کو ڈوکلم سرحد کے ساتھ سڑکوں کی تعمیر روکنے کے باعث عمل میں آیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں الیکٹرانک ادائیگیوں کے نظام کو فروغ دیا جائے گا اور ویژن 2020 کے مطابق الیکٹرانک ادائیگیوں کے نظام کو وسعت دی جائے گی۔ عوام کی آسانی کے لیے اسٹیٹ بینک نے ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ ATMs لگانے کی ٹھان لی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ویژن 2020 کے مطابق الیکٹرانک ادائیگیوں کے نظام کو وسعت دی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ATM کا سب سے زیادہ استعمال بینک کے علاوہ دیگر جگہوں میں ہے۔ کئی بینکوں نے مختلف مقامات پر ATM فکس بھی کیے ہیں، مگر دیکھ بھال ٹھیک طرح نہیں ہو پا رہی۔ دوسری جانب وائٹ لیبل ATMs نصب کرنے کی شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے گائیڈ لائن کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا ہے۔ آئیے اب ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس 19.11 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 45,998.81 پر بند ہوا۔ اب ایک جائزہ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز جاپان نکی انڈیکس 1.29% کمی کے ساتھ 19,738.71، ہینگ سینگ 0.35% کمی کے ساتھ 27,757.09 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک پرائم میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔